हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग यूपी टेट सीडीपी के टॉप 100 रैपिड फायर सीरीज में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने की संभावना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत से पहला क्वेश्चन आ रहा है। बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे स्टैनले हॉल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है। तो ध्यान रखेंगे स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है वो बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। आगे भी ध्यान रखेंगे, आगे रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट है विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि सतत प्रक्रिया। हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, चाहे 50 साल का इंसान हो या 60 वर्ष का इंसान हो या 90 वर्ष का इंसान हो। अगर ठोकर लगेगी, कुछ अच्छा चीज़ दिखेगा तो सीखने को मिलता ही हमें। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्धि क्या है? तो देखिए, वृद्धि का मतलब है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि एक क्वांटिटी हमें दिखे सामने, जैसे कि अगर हमारी लंबाई है तो कुछ सीमा के बाद वो रुक जाती है। हमारा जैसे वजन है, और वजन क्या है, कुछ सीमा के बाद एक स्थिर हो जाता है। हमें बाहरी स्वरूप दिखता है, तो मतलब अगर हमें जो विजुअल दिखे स्पष्ट रूप से, उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। बट विकास में ऐसा नहीं है। विकास में आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना हमारे दिमाग का विकास हुआ है, बट वृद्धि में आपको क्वांटिटी के रूप में और बाय रूप में आपको दिखेगा। तो यही मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट है विकास डेवलपमेंट का कैसा होता है, विकास का स्वरूप कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे विकास का स्वरूप जो है आंतरिक और गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटेटिव होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो विकास जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? प्राथमिक। तो प्राथमिक उसका परिवार होता है, उसके बाद सेकेंडरी जो होता है वो स्कूल और उसके आसपास पास के जो बच्चे होते हैं पड़ोस के, वो होते हैं। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा? परिवार। दूसरे में स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं कौन सी हैं? तो देखिए आ ही गया क्वेश्चन, विद्यालय, मीडिया और आसपास के आस पड़ोस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्तकाधुमुखी, इसको सिफेलोकोडल। आप ध्यान देंगे, कभी कभी इसको हिंदी में पूछ देगा सिफेलोकोडल लिखा हुआ, तो आप ये वर्ड याद रखेंगे। तो सिफेलोकोडल विकास का क्या अर्थ है? तो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे, सर से नीचे पैर की तरफ इसका विकास होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, समीपो दूरस्थ यानी प्रोक्सिमो डिजिटल विकास का सिद्धांत क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर। शरीर मान लीजिए यहाँ सेंटर हो गया, अब सेंटर से बाहर की ओर विकास होता है, केंद्र से परिधि से बाहर की ओर विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? पिछली बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गैंग एज या टोली की अवस्था किसे कहा जाता है? तो चाइल्डहुड को, यानी बाल्यावस्था को गैंग एज या टोली की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं? आप ध्यान रखेंगे एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। आप जीन पियाजे का कंसेप्ट सुने होंगे, जिसमें उन्होंने बताया था कि 4 अवस्था बताया, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था क्या थी? 11 वर्ष में प्लस में जाएगा तो अमूर्त चिंतन शुरू कर देगा। तो किशोरावस्था क्या है? 12 से 18 वर्ष, 11 प्लस है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बच्चे के मानसिक विकास का आधार क्या है? तो मानसिक विकास का आधार क्या होता है? शारीरिक विकास और परिपक्वता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये कोल और ब्रूस के अनुसार संवेगात्मक विकास को अनोखा काल अवस्था कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील होता है। अब देखिए, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्व प्रेम या नार्सिज्म की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो इन्फेंसी एज यानी कि शैशवावस्था में स्व प्रेम और नार्सिज्म की भावनाएं होती है। आप देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है अपने अंगुलियां चूसता रहता है, तो ये स्व प्रेम की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, जीवन का निर्माणकारी काल यानी क्रिएटिव पीरियड किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये सबसे
जो क्रिएटिव पीरियड है, इसी में बच्चों का जो विकास होता है सबसे ज़्यादा निखरता है। अब हम लोग देखते हैं भाग 2 में प्रमुख मनोवैज्ञानिक से उनके सिद्धांत। ये क्वेश्चन इनसे बहुत पूछा जाता है, यानी थ्योरीज ऑफ सीडीपी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। इसको आप ध्यान रखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग रैपिड फायर की तरह खत्म करेंगे। आपके रिवीजन में बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है, और ये पीडीएफ आपको फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से लेकर रिवीजन कर सकते हैं, और ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पियाजे की संज्ञात्मक कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। आप जान रहे हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अवधि क्या है, यानी सेंसरी मेटर स्टेज की? तो 0 से 2 वर्ष। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, वस्तु अस्तित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में आता है? तो सेंसरी मोटर स्टेट यानी संवेदी पेशीय 0 से 2 वर्ष जो है पियाजे का, उसी में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। जीववाद यानी कि एनिमिज्म और अहम केंद्रिता यानी कि इगोसेंट्रिज्म पियाजे किस अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये अवस्था आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संरक्षण यानी कंजर्वेशन और पलटावी गुण यानी रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में विकसित होते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसे सोशियो कल्चर थियरी भी कहा जाता है, या लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की पर ध्यान देंगे। इन्होंने बताया था कि बच्चा समाज से सीखता है, अट्रैक्शन से सीखता है। ठीक है, अपने से ठोकरे लगेगा तब सीखेगा। बट जीन पियाजे ने क्या कहा था कि नहीं, अवस्था के अनुसार सीखता है। तो इनमें 2 मेजर डिफरेंस है। और एलएडी का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। इसके बारे में डिटेल लेक्चर लिया है, आगे भी मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अभी रैपिड फायर सीरीज है, तो इसको हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो समाज, संस्कृति और भाषा। जैसा मैंने बताया था, बच्चा का विकास कैसे होता है? समाज से होता है, संस्कृति से होता है और भाषा से होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30, पार्ट ढांचा स्केप फोल्डिंग। ये भी कई बार पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रटते जाइएगा। स्केप फोल्डिंग क्या है? तो टेम्पररी सपोर्ट है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए साइकिल सीखता है, हम लोग पीछे से उसको पकड़ते हैं, जब बच्चा धीरे धीरे चलाने लगता है तो हम अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग। मतलब टेम्पररी सपोर्ट, अगर वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिससे अगर बच्चा उससे सीखने लगता है तो हम लोग अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का किसने प्रतिपादित किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन कोहलबर्ग के किस चरण में आता है? तो ध्यान रखेंगे, कन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिक स्तर में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अनुकूलन आता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंज की दुविधा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? तो लॉरेंस कोहलबर्ग से है। हिंज की दुविधा, इसको आप ध्यान रखेंगे, कोहलबर्ग से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये भी कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट है, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो टोटल 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक्सन के किस अवस्था से है? तो किशोरावस्था यानी आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, ये किशोरावस्था में है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद आए तो सिगमंड फ्रायड का नाम आप भूलेंगे नहीं, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 तत्व कौन से हैं? तो इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको आप ध्यान रखेंगे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ये जितने क्वेश्चन हैं ये अक्सर रिपीट करते हैं और आगे भी रिपीट करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 1 से 2 बार आप देखेंगे, वीडियो याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दिया? तो यूरी ब्रोनफेनबर्ग ने दिया था। अब ध्यान रखेंगे, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्रोनफेनब्रेनर के सिद्धांत को माइक्रो सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ध्यान रखेंगे, माइक्रो सिस्टम का उदाहरण है परिवार, फिर मित्र और विद्यालय। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 3। अब देखते हैं भाग 3 में अधिगम एवं अभिप्रेरणा से आपके क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 है लर्निंग और मोटिवेशन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 41, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो व्यवहारवाद जहां पूछे सीधे जेबी वाटसन पे जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, मुझे कोई बच्चा दे दो उसे मैं जो चाहूँ उसको बना सकता हूँ। ये जेवी वाटसन ने कहा था। ये बहुत विवादित भी था। ध्यान देंगे, उन्होंने बोला था कि छोटे बच्चों में कोई भी बच्चा दे दो जिसको जो भी मैं चाहूँ उसको मैं बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो आप ध्यान देंगे थॉर्नडाइक ने दिया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। अब हम लोग बढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं सीखने के? तो ध्यान रखेंगे 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, ये युवान पावलोव ने दिया था। ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसको आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया? तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक? तो क्रिया प्रसूत मतलब बी.एफ. स्किनर, इसको भूलना नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, स्किनर ने किस किस चूहे और पक्षी पर प्रयोग किया था? तो सफेद चूहे और कबूतर पर किया था, इसको भी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुनर्बलन पर सबसे अधिक जोर किसने दिया था? तो बी.एफ. स्किनर। और सिद्धांत, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पुनर्बलन पर जोर पूछे तो बी.एफ. स्किनर, बट अगर सिद्धांत पूछे तो क्लार्क एल हल दिएगा। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? तो कोहलर। आप ध्यान रखेंगे, कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो सुल्तान चिंपैंजी था। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है? इसका क्या अर्थ है? ये जर्मन भाषा का शब्द है, आप ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है होल, यानी पूर्ण आकृति या समग्र। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बंडूरा ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था? तो बेबी डॉल का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? तो सीखने की गति में ठहराव, कोई उन्नति न होना दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा डालता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो निगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। इसको आप समझ लीजिए, पूछता है अगर आप पुराना ज्ञान आगे वाले ज्ञान में बाधा डालता है तो निगेटिव ट्रांसफर है। अगर हमारे पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में अगर हमें सहायता मिलती है तो क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर है। अगर हमारे पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हो गया? ये जीरो ट्रांसफर हो गया। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यक सिद्धांत यानी नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट है, मैस्लो के पिरामिड में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी थी? तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट करता है। तो 14 मूल प्रवृत्तियां। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, मूल प्रवृत्ति मतलब मैकडूगल, और कितनी बताई थी? तो 14 बताई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूनिट 4। सारे पांचों यूनिट्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट 4 में है बुद्धि, व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की भिन्नता यानी इंटेलिजेंस पर्सनालिटी से क्वेश्चन आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, यूनिफैक्टर थियरी। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत? तो चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने जीएस फैक्टर दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछ दिया तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो तीनों में ध्यान क्या रखना है? एक कारक अल्फ्रेड बीने, द्विकारक स्पीयरमैन, और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। तीनों को आप याद रखेंगे, बहुत बार रिपीट करता है। अब त्रिआयामी सिद्धांत पूछ जाए, त्रिआयामी देखिए 3D मॉडल यानी जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। अब आते हैं जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप ध्यान रखेंगे, आरबी कैटल ने दिया था। तरल ठोस, अब ऐसे समझ लीजिए कैटल में चाय रखते हैं, चाय कैसा होता है? तरल होता है। इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण कब और किसने किया? तो 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने और साइमन ने किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रथम सफल बुद्धि का परीक्षण। मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने 1908 में दिया था। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? लुईस टर्मन ने 1916 में दिया था। एक ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर सामान्य बुद्धि लब्धि अगर पूछ देगा आपको सामान्य आईक्यू कितनी होती है, तो 90 से 109 के बीच में होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? यानी इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। इसका वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल जूंग, या कार्ल यूंग भी कहीं कहीं लिखा रहता है। नेक्स्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो हरमन रोड्सरा थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी किसने विकसित किया? तो मार्गन एवं मूरे ने किया था।
और टीएटी परीक्षण अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सीएटी परीक्षण यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, इस किसने दिया? तो लियोपोल्ड बेलक ने दिया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का पता लगाना, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा है। इसमें स्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ये चारों आप ध्यान रखेंगे। अब यूनिट 5 से देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन एवं शिक्षण विधियां। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो आप फेवरेट क्वेश्चन देख लीजिए जो अक्सर रिपीट करता है। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है? तो पढ़ने से संबंधी यानी रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया, जहाँ ग्राफ से संबंधित है, ग्राफ मतलब लेखन संबंधी, राइटिंग डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया है गणितीय गणना से संबंधी विकार। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? इसको आप ध्यान रखेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें ध्यान अभाव अतिसक्रियता होती है, यानी बालक बहुत चंचल होता है बट ध्यान नहीं लगा पाता, कहीं बैठा रहेगा उठ के चला जाएगा वहां से, मतलब किसी चीज में ध्यान नहीं लगाएगा, किसी से एक टॉपिक पे पढ़ना चालू करेगा ध्यान भटक जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या समझे आप? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आज क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर बच्चा क्रिएटिव रहेगा तो एक क्वेश्चन का कई सोल्यूशन ढूंढेगा, कई तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, समावेशी शिक्षा का मूल तंत्र क्या है? तो बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना, यही है समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ध्यान रखेंगे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और लुई ब्रेल ने किया था, ये फ्रांस के थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? तो ध्यान रखेंगे विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े और विकलांग बालक सभी आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रतिपादक, तो ध्यान रखेंगे जॉन डीवी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मे भी इस बार रिपीट भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, सबसे अधिक इस पे बल देती है तो प्रगतिशील शिक्षा पे। सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? इसको भी ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल कब किया जाता है? तो थोड़ा सा ये दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है जो कि शिक्षण एग्जाम में। तो उपचारात्मक, इसमें दो चीज है, उपचारात्मक और निदानात्मक। तो निदानात्मक परीक्षण होता है कि कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है, और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? रिमेडियल टीचिंग होता है। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होता है? कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। उपचारात्मक पूछे तो हम जो पहले कमी, हम निदान परीक्षण में होता है क्या? डायग्नोस्टिक टेस्ट, पहले हम कमी निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निदान परीक्षण। और जब उसका उपचार करेंगे तो क्या हो जाएगा? उपचारात्मक परीक्षण यानी रिमेडियल। रिमेडियल मतलब हम लोग ने उसका उपचार कर दिया, कमी को दूर कर दिया। तो निदान मतलब जानना, उपचार मतलब उसका सॉल्व करना, सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादन किसने किया? तो मैडम मौर्य मोंटेसरी ने किया। क्वेश्चन नंबर 90, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? तो ध्यान रखेंगे विलियम किलपैट्रिक, ये भी क्वेश्चन अधिकतर पूछते रहता है। ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि के प्रतिपादक तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 92 है, माइक्रो टीचिंग के चक्र कुल कितने मिनट का होता है? तो 36 मिनट का होता है। आप ध्यान रखेंगे माइक्रो टीचिंग कुल 6 मिनट का 6 चक्र होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो ड्वाइट एलन है। शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को उन्होंने रखा था 3 ध्रुवीय में। 96 है, एनसीएफ का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। 97 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है 98, इसको ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक स्तर पे शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 और 30 होना चाहिए, और अगर जूनियर में पूछे अपर प्राइमरी में तो ये 35 हो जाएगा, 35 रेशियो 1 यानी 35 बच्चों पर एक टीचर, और प्राइमरी में 30 पर एक। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, एनईपी का नया शैक्षणिक ढांचा क्या है? तो आप ध्यान देंगे 5+3+3+4, ये कंसेप्ट, ठीक है, इसको मन में ध्यान रखिएगा, 5334 5334।
और नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, रैपिड फायर सीरीज का ये पहला लेक्चर था। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 मुख्य पक्ष कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।